सभी को जय श्री राम, सभी को जय माता दी। अभी जो टाइम हुआ है लगभग 5:21 हो चुका है और यहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाता है। मैं जितना जल्दी निकलूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा और 15 दिन में मुझे ये कवर करना है। कोशिश मतलब यही है कि मैं 15 दिन में इसे कवर कर पाऊँ। मुझे लगा कि ठंड चला गया यार, लेकिन रात भर मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगा और मैं ठंड के लिए कुछ लिया नहीं था। लग रहा है कि चादर वगैरह कुछ लेना पड़ेगा वरना रात भर में सो नहीं पाऊँगा। ओह भाई कितना सुंदर लग रहा है सूरज। यहाँ से मूर्थल जो है 12 किलोमीटर और सोनीपत 5 किलोमीटर। और मेरा टारगेट रहेगा कि मूर्थल जाके अब रुकूँ मैं सीधे डायरेक्टली। और वहाँ पर मूर्थल के बड़े वाले जो पराठे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो बड़े पराठे भी शायद खाने को मिल जाए इसी बहाने, इसी यात्रा के बहाने। इंडिया वाले ये बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन देखते हैं कि कहीं भी अगर कुछ गंदगी इकट्ठा हो गया, जैसे देख रही है प्लास्टिक वगैरह आप देख रहे हैं, गंदगी इकट्ठा हो गया सीधे आग लगा दो। अभी वो देखिए वहाँ जो है ना वो आग सारे में लगा रखे हैं ताकि जो गंदगी है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, लेकिन उससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि प्लास्टिक इतना ज़्यादा है ना, प्लास्टिक ऐसा लगता ही नहीं कि प्लास्टिक बैन हुआ है इंडिया से। कोई गवर्नमेंट एक्शन भी नहीं लेती है इन सब चीज़ों पे यार। ये देखिए कब सुधरेगा इंडिया और कब लोग आलस दिखाना बंद करेंगे। तो सोनीपत लगभग आ चुके हैं हम। ये सोनीपत आपको इधर से लेफ़्ट मुड़ना है, लेकिन मुझे सोनीपत होते हुए जाना नहीं है, सीधे मूर्थल जाऊंगा। मूर्थल लगभग 8 किलोमीटर ही बचा हुआ है। बहुत आराम से चल रहा हूँ यार, क्योंकि काफ़ी दिन से आदत जो वो छूट चुकी है मेरी। तो जितना ज़्यादा चलूँगा उतना अच्छे तरीके से पहुँचूँगा। और आज तो नींद भी पूरी नहीं हुई रात में। उनके यहाँ एक डॉग था जो काफ़ी ज़्यादा भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। 4 बजे तक भौंकता रहा, जब तक वो थका नहीं, सोया नहीं, जब तक मुझे नींद नहीं। और मैं केवल 1 ही घंटे सो पाया। वैसे खास बात बताऊँ, मतलब जितनी भी सरकारी बस अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी जो ड्राइवर होते हैं, सरकारी बस के जो सरकारी ड्राइवर होते हैं भाई बहुत ख़तरनाक चलाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। और ख़ासकर मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है जो हरियाणा में और कर्नाटक में, इन 2 जगहों पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हूँ मैं कि कितने ख़तरनाक तरीके से बस ड्राइविंग करते हैं। ऐसे से कट निकालते हैं ना कि कुछ अब कह नहीं सकते कि अब वो कुछ हो जाए हादसा, अब कुछ हो जाए, लेकिन वो कट मतलब एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस के बाद ही आता है ऐसा चीज़। अब जो थोड़ा धूप होने लगा है। और सुबह तो इतना ठंड लग रहा था, जैसा लग रहा है कि ठंड का सीज़न आ गया हो, लेकिन जैसे जैसे धूप आता है ना वैसे वैसे लगता है कि हाँ गर्मी है। सॉरी, गर्मी आ चुकी है। मूर्थल अभी केवल 5 किलोमीटर बचा हुआ है और 9:15 हुआ है अभी फिलहाल। बहुत आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे कहीं जाने की, क्योंकि पैदल यात्रा के दौरान मैंने जो श्री राम जी के वनवास में जो ऑब्ज़र्व किया था और जो ऑब्ज़र्व किया था और जो एब्जॉर्व किया था, वो दोनों चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा रहा। तो ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। इसको रास्ते से हटा दो वरना कोई गिर जाएगा। बस 1.5 किलोमीटर दूर अभी और है मूर्थल। और मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक ट्रैक्टर वाले भैया हैं और पूरा गंदा पानी जो है शहर से कहीं से भी लेके आए हों, किसी सोसाइटी से लेके आए हों, और वो गंदा पानी जो है ना वो सारा इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा ग्रीनरी टाइप का थोड़ा है यहाँ पर, और यहाँ पर वो सारा पानी जो डाल रहे हैं। मतलब मैं सोचता हूँ कि अच्छी जगह को ही हमेशा गंदा ही किया जाता है। हम मूर्थल तो आ गए हैं, मूर्थल चौक भी क्रॉस कर गया हूँ। अब मुझे थोड़ा खाना खाना है और यहाँ से लोगों को पूछने से बात पता चल रहा है कि सीधू पहलवान के यहाँ पराठे जो है अच्छे मिलेंगे आपको।
ये काफ़ी ज़्यादा चलता है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये देखिए, ये हैं पराठे, जो पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर मैंने पराठा बोला तो बस यही बताया। तो ये एक मुरथल के पास एक छोटा सा आश्रम है, ये यहाँ पर जाके थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा 1 घंटे, बहुत धूप तेज है। ये है श्री राम कृष्ण साधना केंद्र। अब जाके थोड़ा सा फ्रेशनेस सा लग रहा है, क्योंकि सुबह नहा नहीं पाया था कैसे भी, और फिर अभी मुझे अभी ध्यान आया कि यहाँ पर रुका हुआ था 2 घंटे से, तो इन्होंने बताया कि नहाने की व्यवस्था भी है, तो मैंने कहा कि नहा ही के चलता, फिर पता नहीं कल मुझे मौका मिले कि ना मिले। तो आश्रम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, काफ़ी सुंदर है ये ढाबा, और एक तो इतने बड़े बड़े बैनर इसके, झिलमिल ढाबा, एसी रूम्स बहुत इधर हैं। इधर हाईवे के पास आपको मुरथल में मतलब खासकर आपको मिलेगा, यहाँ पे इधर मिल रहा है। तो वो सामने बोर्ड लगा हुआ है पानीपत का, समगला का और गन्नौर का। तो कोशिश करना है कि मुझे गन्नौर आज मैं कैसे करके भी पहुँचूँ। पैदल चलने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, लेकिन एक बेनिफिट के कारण जो है वो सारे बेनिफिट होते हैं बॉडी को। जैसे कि पेट जो काफ़ी अच्छे से साफ़ होता है, ये मैंने नोटिस किया है। और अगर आपका पेट अगर साफ़ हो रहा है ना, तो समझिए कि आपके शरीर को बहुत ही मतलब रेयर है कि आपके शरीर को बीमारी हो। इसीलिए पुराने ज़माने के जो लोग हैं ना, उनको बीमारी नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैदल चलते थे। पहले इतना ज़्यादा व्हीकल हुआ नहीं करता था, मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया, काफ़ी फास्ट हो गया है लोग। तो अभी जो है जैसे मैं निकला ना, तो मोड़ पर ही एक भैया मिले मुझे हरियाणा के, जिनका नाम हिमांशु है, और उन्होंने मतलब गन्ने का जूस वगैरह दिया और कुछ पैसे दिए उन्होंने मुझे कि तुम्हारी यात्रा मंगल में हो। और जब वो मुझसे बात कर रहे थे ना, तो उनके हृदय में, उनके आँखों से, उनके ज़ुबान से केवल एक सादगी और माता जी के प्रति जो है वो भावना नज़र आ रहा था मुझे। और ये चीज़ मैं श्री राम जी की जब वनवास कर रहा था तो भी देखा था। कभी कभी ऐसे भावुक पल आ जाता है मुझे। मैं तो श्री राम जी को, माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके प्रेरणा से ही सब चीज़ है। ओ भाई साहब, ये तो पूरा इन्होंने एरोप्लेन ही उतार दिया। ये होटल है भाई। हरियाणा ले भाई, कुछ तो मुझे देखने को यूनिक मिलेगा ही मिलेगा हरियाणा में। ऊपर व्यूज देखिए, हरियाणा में भी कुछ न कुछ तो यूनिक मुझे मिलेगा ही मिलेगा। हरियाणवी लोग भी अपने बिल्कुल ठाट बाट सब दिखाते हैं भाई। उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि कितने ठाट बाट है उनमें। ये चीज़ मैंने महसूस किया है। मैं जितने समय से इस हाईवे के पास से चल रहा हूँ, सोनीपत जो हरियाणा दिल्ली को जाता है, फिर पंजाब को जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे रेस देखने को मिल रहा है। और वो भी रेस किसके बीच में? 2 सरकारी ड्राइवर के बीच में। हरियाणा के जो बस चला रहे हैं, उन ड्राइवरों के बीच में यहाँ पर रेस हो रहा है हाईवे पर। ये हॉर्न बजा रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? सब सही है ना? मस्त है ना? ये भी अब रोड के किनारे आ गए। कहाँ इनको बिस्तर मिला करता था मिट्टी का, अब रोड के ठोस बिस्तर पर सोते हैं लोग। हमारी देसी अम्मा का भी कमाल कुछ अलग ही है। अब पूरे को रंगीन किया जाता है यहाँ पे, लेकिन खुशबू कुछ अलग ही होती है भाई। गांव की तो खुशबू अलग ही होती है। इन सब चीज़ों को भी कभी कभी मैं मिस करता हूँ। ये सब हमें बांधती नहीं थी, ये सब हमें आज़ाद करती थी, एक स्वच्छ वातावरण दिया करते थे। जहाँ हमें इन सब चीज़ों को लेकर अनपढ़ बोला जाता था, आज अमेज़न पर ये सब चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ तक राख बिक रहा है अमेज़न पे। राम राम राम। हरियाणा में तो भाई राम 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 राम, हर जगह राम राम होता है यहाँ पे। और एक चीज़ और है यूनिक मुझे लगा यहाँ पे, कि हरियाणा में अधिकतर आप देखिएगा
कि अधिकतर लोगों का जो नाम है ना, या फिर पहले सरनेम होगा, मतलब सरनेम में, या फिर अगर नाम का जो पहला वर्ड होता है वो राम से स्टार्ट होता है। ये मैंने कॉमन देखा यहाँ पर। हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा ये चीज़। और ऐसे ऐसे गांव भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पर पूरा का पूरा जो टाइटल होगा ना वो राम होगा। जैसे कि अगर रमेश राम, सुरेश राम, चौधरी चरण राम, इस तरीके से। ये देखिए सूरज कितना बढ़िया लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो शाम हो गया, 7 बज गया लगभग, और गन्नौर में पहुंच गया हूँ। अराउंड 2-3 किलोमीटर है, लेकिन वो रोड से लेफ़्ट साइड में है। एक आश्रम यहाँ पर मुझे पता चला कि ऋषि राम का कोई आश्रम है यहाँ पे, तो आश्रम में मैं ट्राई करूँगा, जो वो भी लगभग 2-3 किलोमीटर है। इधर मुझे बहुत गंदगी दिखी, मतलब दिल्ली तो है ही, लेकिन इधर भी काफ़ी ज़्यादा है यार। जबकि इधर इतना धूल वगैरह नहीं दिखाई दे रहा मुझे, लेकिन उधर साइड धूल वगैरह बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। इधर इतना ज़्यादा धूल नहीं, इधर थोड़ा सा स्वच्छ लग रहा है, मतलब सांस लेने में मुझे बन रहा है। लेकिन उधर साइड क्या है ना कि जैसे सोनीपत से थोड़ा पीछे जाइएगा ना आप, दिल्ली बॉर्डर के पास जैसे जैसे करीब आइएगा, वैसे वैसे लगेगा कि आप कहाँ आ चुके हैं। एक मंदिर तो दिख रहा है यहाँ पे, घंटी की आवाज़ भी आ रही है। लोग कह रहे कि बाबा जी यहाँ रुकते हैं, तो शायद रुकने का मुझे मौका मिल जाए और जगह मिल जाए, शायद पता करना पड़ेगा जाके। तो ये एक मंदिर मुझे मिला यहाँ पे बरही में, इस जगह का नाम है बरही। और यहाँ के बाबा जी कहें कि आओ अंदर आके सो सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं आज अपना बिस्तरा लगाऊंगा। ठीक है, आपने क्या क्या किया बाबा जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिफेंस से? नहीं, हाँ। प्राइवेट से। अच्छा सिविल से, और उसके बाद डिफेंस से किया। अच्छा। तो फिर आपकी IIT रुड़की में आपका वो हुआ एडमिशन? IIT नहीं थी तब से। हाँ, तब वो थॉमसन करके कुछ नाम था पहले कॉलेज था। हाँ, बाद में बनाई तो IIT अब बनाया। अच्छा अच्छा। ये तो बहुत बाद में बनाया है कि अब तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में हो गया ये। तो फिर आर्मी में आप कितने साल जॉब किए? आर्मी में मैं करीब 9.5 साल रहा हूँ। फिर रिटायर हो गए? नहीं, रिटायर नहीं हुआ। हाँ। मैंने छोड़ी है सर्विस। क्यों? अपनी घरेलू कुछ कारण थे। छोटा भाई था मेरा, अच्छा वो आउट ऑफ कंट्रोल एंड आउट ऑफ लाइन चल रहा था। अच्छा अच्छा। बहुत छोटा था, मुझसे 14 साल 13-14 साल छोटा। उसने 7th क्लास से ही ड्रिंक करना शुरू कर दिया। अच्छा। बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करने लगा था। मेरी माता जी ने रोज होके अपना चिट्ठी लिखी कि बेटा या तो देश की सेवा कर ले, भारत माता की सेवा कर ले, या इस माता की सेवा कर ले। अच्छा अच्छा। तेरा भाई जो है कि गलत रास्ते पे चला गया। मैं चला आया 16 साल से। तो अपने भाई को सुधारने के लिए आपने पूरा जॉब छोड़ दिया? हाँ, फिर मैं, ईश्वर मेरे साथ है, भगवती जगदम्बा मेरे साथ रही हमेशा। अच्छा। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट कंपनीज में हाँ हाँ। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर हाँ। से लेके क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, हर जॉब मैंने किया। क्योंकि डिफेंस में छूटने के बाद भी, डिफेंस छोड़ने के बाद? डिफेंस छोड़ने के बाद 1.5 साल बाद, 2 साल बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में कदम रख लिया। आपकी उम्र कितनी है? 75 साल चल रही मेरी उम्र। आप एक क्या सजेशन देना चाहेंगे आजकल के युवा को? हैं? एक क्या सलाह देना चाहेंगे? 75 साल के एक्सपीरियंस में आपने ऐसा क्या सीखा जो आजकल के युवा को आप सजेशन देना चाहेंगे? मैं यही सजेशन देता हूँ हर नौजवान को, जितने भी बच्चे मेरे संपर्क में आते हैं, कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें, ईमानदारी को कभी न छोड़ें, किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें, भगवान का भरोसा रखते हुए, और किसी भी काम को, जिस काम को कर रहे हैं उस काम को कभी छोटा ना समझें। ओके भाई। वो मजदूर लगभग 50 के एज का था, अच्छा हेल्थी, कट्टा लंबा चौड़ा,
तो जैसे कमरुद्दीन नाम था उसका, उसकी याद मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। तो कमरुद्दीन, वहाँ से वो सामान उठा के भैया उधर शिफ्ट करना है, एक आध आदमी और ले लो कोई, और उसको शिफ्ट कर लो। तो फिर मेरे से पूछना कि क्या करूँ, क्या करना है। ठीक है बाबूजी, आपने बोल दिया, आपका हुक्म सिर माथे पे। एक दिन क्या हुआ, और जो स्कूल बिल्डिंग में बनवा रहा था, मेरे अंडर में सुपरविजन में जो बिल्डिंग बन रही थी यही सोनीपत में, उसका ऑडिटोरियम था जिसकी हाइट थी 25 फुट। 25 फुट की हाइट के ऊपर एस्बेस्टस सीट डाली हुई थी। हाँ। और उसमें काम चलवा रहा था। ऊपर छत पे भी कुछ काम चल रहे थे, नीचे भी कुछ काम चल रहे थे। नीचे फ्लोरिंग में करवा चुका था, खाली टचअप वगैरह थोड़ा बहुत रिपेयर सिपेयर चल रही थी। ऊपर छत पे एस्बेस्टस सीट जो लगाई हुई थी उसके साथ पैरापेट बनवा रहा था। लंच टाइम पे खाना खाया, मेरी आदत थी कॉफ़ी पीने की, आज भी पीता हूँ, खाना खाने के बाद कॉफ़ी जरूर पीता हूँ। आज कॉफ़ी पाउडर है नहीं मेरे पास। तो पता नहीं कमरुद्दीन कहाँ से आया। तो साहब जी एक बात बोलूं? हाँ। मैंने कहा बोले भैया कमरुद्दीन, एक नहीं 2 4 बोला। तो खाना खाने के बाद ऐसे लंच टाइम में लेबर आती नहीं है, कोई कहीं आराम करता, कोई कहीं आराम करता है, ये आदमी थक जाता है 4-5 घंटे काम करते हुए। मैंने कहा बोलो कमरुद्दीन, बाबूजी आज मेरी इच्छा कर रही है कि आपको मैं अपनी ओर से कॉफ़ी पिलवाऊँ। अच्छा। मैंने कहा कमरुद्दीन, तुम जानते हो ना मुझे कि मैं कभी किसी ठेकेदार, लेबर, मिस्त्री, किसी कर्मचारी की कोई भेंट स्वीकार नहीं करता। बाबूजी, न तो मुझे कोई ठेकेदारी करनी है, न मुझे तनख्वाह बढ़वानी है, न मुझे कहीं कोई सिफारिश लगवानी है। बस बाबूजी जिंदगी कितने दिन की है मैं नहीं जानता। अच्छा। बस आज मन कर गया कि बाबू साहब को अपने कॉपी पिलवाऊं। बाबूजी मेरा दिल कर गया। आप, मैंने कहा कमरुद्दीन मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अपने सिद्धांत नहीं तोड़ सकता। मेरी ओर से तुम पियो आज कॉफी, मैं पिलवाता हूँ। नहीं बाबूजी, तो हम तो नहीं पिएंगे। वो चला गया बेचारा उदास होकर। शाम को छुट्टी हो गई। मैं सबको कहना आता है चाय पी लो, चाय बनवा रहा हूँ, तो कब चाय पी लो। तब तक उसने कंधे पे यूँ हाथ मारा, कहता बाबूजी हम अपना अंगोछा छत पे बुलाएं ले आए पहले। कई बार मैं चाय पिलवाता था लेकर अपने पैसे से। मैं किसी कंपनी वगैरह से कोई मतलब नहीं मेरा। अंदर ही कैंटीन थी बहुत बढ़िया। स्कूल चल रहा था, बहुत अच्छा रनिंग में चल रहा स्कूल। वो छत पे गया। अच्छा। कोई सीट क्रैक थी, उसका पैर उस सीट पे गया और वो सीधे ऊपर से नीचे फंस गया। और जो धड़ाम की आवाज हुई जोर की, जब तक मैं दौड़ा और बंदे भी दौड़े, तब तक तो चारों खाने। और वही जीवन का अफसोस था कि शायद जो ये बात थी कि कब जिंदगी चली जाएगी, चाय पी लें, चाय नहीं पी आप। किसकी चाय थी? फिर तो मैंने तुरंत स्कूल वालों ने उसको फ़ोन किया। कॉफ़ी। मैंने कहा ये ऐसी बात है। ये तो पर हर जगह मच्छर बहुत है, और एक तो मेरा टेंट टूट गया तो और भी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कल भी ऐसे ठंड लग रहा था, क्योंकि अगर टेंट अगर सही रहता तो शायद टेंट के अंदर में सो सकता था। पर चलिए कोई नहीं, मिलते हैं कल।